बच्चों, आइए शुरू करते हैं अध्याय 3 धारा विद्युत का 7वां और अंतिम भाग। उम्मीद करते हैं कि आपने इसके पहले 6 भाग देख लिए होंगे। इस 7वें भाग में हमें मीटर सेतु के बारे में बात करना है, विभव मापी के बारे में बात करना है तथा विभव मापी के 2 अनुप्रयोग जिसमें सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ये हम इसमें और करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है हमारा ये। मीटर सेतु महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से और विभव मापी भी काफी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो आइए अब अपन शुरू करते हैं मीटर सेतु की सहायता। मीटर सेतु किसे कहते हैं और इसकी सहायता से हम क्या काम करते हैं, तो देख लेते हैं। तो मीटर सेतु क्या है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, हम पहले चित्र पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है कि ये एक मीटर सेतु उपकरण का रेखा चित्र है, यानी कि सैद्धांतिक चित्र है ये वास्तव में। इसमें आपको उपकरण पूरा तो नहीं नजर आ रहा है और उपकरण की आउटलाइन जरूर नजर आ रही है। मैं आपको परिचित करवा देता हूं कि एक लकड़ी का पटिया होता है और उस लकड़ी के पटिये पर ये 1 मीटर लंबाई का तार कसा हुआ रहता है और इस तार के कारण से ही इसका नाम मीटर सेतु पड़ा है। अच्छा, ये जो 2 नजर आ रही है एल शेप में, दोनों सिरों के ऊपर आपको ये तांबे की पत्तियां हैं। ये तार से जुड़ी रहती है और ये तांबे की पत्ती इधर जुड़ी हुई है और इन तांबे की पत्तियों से संयोजनकारी पेच जुड़े हुए हैं। संयोजनकारी पेच मतलब तार जोड़ने के काम में आती है। यहाँ पर भी तार जोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी हम तार को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर संयोजनकारी पेच जुड़े हुए हैं इसके ऊपर। वैसा ही एक मोटी तांबे की पत्ती यहाँ बीच में भी जुड़ी होती है, ये वाली। ये एक तांबे की पत्ती है मोटी सी, इस पर 3 संयोजनकारी पेच जुड़े रहते हैं। तो ये वाला उपकरण कहलाता है मीटर सेतु। अब मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, यानी कि उपकरण है। इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं और प्रतिरोधकता का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सामान्यतः हम प्रतिरोध ज्ञात करके किसी भी प्रतिरोध तार की या चालक तार की प्रतिरोधकता का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और इस उपकरण की सहायता से हम प्रतिरोध के मान की गणना कर सकते हैं। अब आप इस चित्र को समझ लीजिएगा कि इसमें G एक धारा मापी है। ये G जो नजर आ रहा है ना, ये क्या है, धारा मापी है। इसका संबंध करते हैं इस D वाले बिंदु से, धारा मापी जोड़ते हैं और दूसरा सिरा एक जॉकी से जुड़ा होता है जो संयोजन करने के काम में आती है A से C तार के बीच में। J एक जॉकी है, X, Y, Z तांबे की संयोजन पत्तियां हैं। ये वाली जो पत्तियां बताई थी मैंने आपको, इनको नाम दे रखा है X, ये वाली पत्ती Y और ये वाली पत्ती Z। और K कुंजी है, ये K लगी हुई है, ये कुंजी है, धारा को प्रवाहित करने के काम में आती है। और E क्या है, एक सेल लगा रखा है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु का सेतु होता है जिसमें 4 तार लगे होते हैं, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं में लगे होते हैं। उनके नाम हम PQRS देते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है P/Q = R/S। अब आप इसमें देखिएगा कि 4 तार कहाँ, तो एक तो A और B के बीच में ये जो तार नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं P। ये हमारा P तार है, इसका प्रतिरोध P है। इसी तरीके से B और C के बीच में जो प्रतिरोध तार है वो Q प्रतिरोध है। और इन दोनों संयोजनकारी पेज के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, इससे ज्ञात प्रतिरोध R निकालते हैं, तो ये ज्ञात प्रतिरोध है। और Y और Z के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान ज्ञात करना हो, उसको यहां जोड़ देते हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु में क्या है, PQRS, इन 4 में से 3 चीजें अगर आपको ज्ञात हो तो चौथी ज्ञात कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि R तो हमें ज्ञात है, प्रतिरोध बॉक्स लगा रखा है, इसलिए R का मान हमें मालूम है। P और Q का निर्धारण करते हैं। ये P है और ये Q है, इसका निर्धारण करते हैं और उसकी सहायता से हम फिर सूत्र में मान रखकर गणना कर सकते हैं। तो आइए किस प्रकार से हम इसकी गणना करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुंजी K को जोड़ते हैं, प्रतिरोध बॉक्स से एक ज्ञात प्रतिरोध R को जोड़ दिया जाता है। जॉकी को A से C के मध्य चलाकर संतुलन की लंबाई L ज्ञात करते हैं। अब इस चित्र को एक बार फिर से देख लें
कि ये जो हमारी जॉकी है, इसको सबसे पहले हम इधर टच करेंगे, धारामापी में विक्षेप आता है, फिर धीरे 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 हम खिसकाते हुए लाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब धारामापी में विक्षेप का मान 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ाने पर विक्षेप की दिशा बदल जाएगी। तो ये जहां विक्षेप का मान 0 होता है, इस लंबाई को कहते हैं संतुलन की लंबाई, और ये संतुलन की लंबाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जहां विक्षेप 0 आया, उस लंबाई को यानी कि ए से लेके बी तक की लंबाई को ज्ञात कर लेते हैं। माना कि प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है, ठीक है। तो AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जिसको हमने P से प्रकट किया है, L लंबाई है, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है, तो Lx हो जाएगा। इसी तरीके से BC का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Q बराबर 100 माइनस L इंटू x। 100 माइनस L क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा तार है 100 सेंटीमीटर का, ये लंबाई आ गई L सेंटीमीटर, तो बची हुई लंबाई कितनी हो गई 100 माइनस L, तो ये 100 माइनस L लंबाई है, और इसको हम प्रति एकांक लंबाई के प्रतिरोध से गुणा कर देंगे तो Q का मान आ जाएगा, तो Q का मान है 100 माइनस L इंटू x। अब P और Q के मान व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में रख देंगे, P की जगह Lx लिखेंगे, Q की जगह पर 100 माइनस L इंटू x लिखेंगे, बराबर R अपॉन S, x से x कट गया तो S बराबर क्या आ गया, R 100 माइनस L अपॉन L। L का मान आपको ज्ञात है, R का मान आपको ज्ञात है, तो इन दोनों मानों को रखकर हम S के मान की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा, और यदि हमें प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करना है, रो का मान ज्ञात करना है, तो अज्ञात प्रतिरोध की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। उन दोनों मानों का उपयोग प्रतिरोधकता वाले सूत्र में करेंगे, तो इस प्रकार से हमें प्रतिरोधकता की गणना करने में भी अब आइए बात कर लेते हैं विभवमापी की। विभवमापी होता क्या है, सबसे पहले अपन इस उपकरण का परिचय ले लेते हैं। तो विभवमापी क्या है, इस उपकरण की सहायता से विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में भी किया जाता है। तो एक ऐसा उपकरण है जिससे विभवांतर ज्ञात करते हैं। वैसे विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर भी होता है, परंतु विभवमापी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। तो विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में भी इसका उपयोग होता है। इसकी संरचना है, एक लकड़ी का बड़ा सा पटिया होता है, जिस पटिया के ऊपर 1-1 मीटर लंबाई के 10 तारों को इस प्रकार से बिछा दिया जाता है, और इन तारों को यहाँ पर आप देखिएगा कि तांबे की मोटी मोटी पत्तियों के द्वारा इन्हें जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला सिरा ए सिरा है, ये वाला सिरा बी सिरा है, और विद्युत धारा जब इसमें बहती है तो इस प्रकार से ए से होती हुई ऐसे घूमती हुई 10 मीटर की लंबाई तय करके और बी पर पहुंच जाती है। यहाँ पर संयोजनकारी पेश लगे रहते हैं। बीच में ये जो पट्टी नजर आ रही है आपको, इसके ऊपर ये जो बिंदु नजर आ रहे हैं, ये एक प्रकार से की है, कुंजियां हैं। इन कुंजियों की सहायता से हम जिस तार को टच करना चाहते हैं टच कर सकते हैं। इसको दाएं या बाएं घुमाया जा सकता है, इधर या इधर इसको टर्न कर सकते हैं, खिसक सकता है ये। तो ये इसकी संरचना हो गई विभवमापी की। अब आइए विभवमापी का सिद्धांत तो देख लेते हैं। तो ये हमारा चित्र जो है ये सैद्धांतिक चित्र है, जिसमें ए बी जो दर्शाया गया है ये विभवमापी का तार है, ए से लेकर बी तक। विभवमापी में दो परिपथ होते हैं, एक प्राथमिक परिपथ कहलाता है जो ऊपर नजर आ रहा है, और एक द्वितीयक परिपथ कहलाता है जो नीचे नजर आ रहा है। तो प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल लगा होता है, यानी कि उच्च विद्युत वाहक बल वाली बैटरी लगी होती है। एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा रहता है जिसको रियोस्टेट कहते हैं, RH संकेत है इसका, और चित्र में इसको इस संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है। एक कुंजी लगी हुई है, इसकी सहायता से हम धारा को प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो जैसे ही कुंजी को लगाएंगे तो क्या होगा कि सेल से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होना शुरू होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो AB के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो माना कि AB के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कितना है, VAB। ये VAB विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन कितना हुआ AB तार की, अगर इस पूरे तार की लंबाई को हम कैपिटल L से प्रकट कर रहे हैं तो रो बराबर VAB अपॉन L, और इस रो को बोलते हैं विभव प्रवणता। ये परिभाषा याद रखेंगे हम लोग कि विभवमापी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, और ये तार के विभवांतर और उस तार की लंबाई के अनुपात के बराबर होती है।
अब क्या करेंगे कि द्वितीय परिपथ हमारा ये वाला है, इसमें एक सेल लगा हुआ है, इसका धन ध्रुव भी ए से जुड़ा हुआ है और ऋण ध्रुव को हमने गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी की सहायता से जोड़ दिया। अब जॉकी को हम इस ए से बी की ओर चलाते हुए लेकर आएंगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर संतुलन हो जाएगा। तो माना कि ये संतुलन की लंबाई एल है, ये ज्ञात कर लेते हैं। संतुलन से तात्पर्य है कि धारामापी में विक्षेप का मान 0 प्राप्त हो गया। तो जब धारामापी में विक्षेप 0 आ गया, इसका मतलब एजे के सिरों पर विभवांतर इस ई के बराबर हुआ। तो एजे के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो गया? प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन रो था, तो विभवांतर हो जाएगा रो इंटू एल के बराबर। तो द्वितीय परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या हो जाएगा? रो एल। एल का मान ज्ञात करके हम ई के मान की गणना कर सकते हैं। ये विभवमापी का सिद्धांत कहलाता है। अब आ जाइए अपन लोग विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार से की जाती है, इसको देख लेते हैं। इस चित्र में देखिएगा आप कि ये विभवमापी है ए बी, ये इसका प्राथमिक परिपथ है जिसमें सी संचायक सेल लगा हुआ है, आर रियोस्टेट लगा हुआ है, के कुंजी लगी हुई है और जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना हो वहां यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं E1 और E2 और इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। इसको आप एक को 2 से भी जोड़ सकते हो और 2 को 3 से भी जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से हम जब 1 को 2 से जोड़ते हैं तो E1 परिपथ में जुड़ जाता है और जब 2 को 3 से जोड़ते हैं तो E2 परिपथ में जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कुंजी को लगाते हैं। कुंजी को जैसे ही लगाएंगे तो इस पर विभव प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी, माना कि विभव प्रवणता का मान रो है। अब रो का मान आ गया हमारे पास। अब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़कर जॉकी को ए से बी की ओर लेकर जाएंगे। तो मार्ग में एक संतुलन का बिंदु आएगा जहां विक्षेप का मान 0 होगा, माना कि संतुलन की लंबाई L1 है। तो आप देखिएगा कि E1 बराबर क्या हो जाएगा? रो L1। अभी हमने सिद्धांत देखा है। अब जब हमें L1 का मान ज्ञात हो जाए तो हम फिर 2 को 3 से जोड़ देंगे। जब 2 को 3 से जोड़ोगे और फिर एक बार यही प्रयोग हम दोहराएंगे तो दोहराते फिर हम संतुलन की लंबाई L2 ज्ञात कर लेंगे जहां पर संतुलन होता है। तो L2 का मान भी ज्ञात हो गया, L1 का मान भी ज्ञात हो गया। अब यदि समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या होगा? L1 अपॉन L2। अर्थात दोनों लंबाइयों का अनुपात उनके विद्युत वाहक बलों के अनुपात के बराबर होगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम विद्युत वाहक बलों की गणना कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो प्राथमिक सेल यानी कि वे सेल होते हैं जैसे लेक्लांची सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, ये सब प्राथमिक सेल कहलाते हैं। तो ये वाला जो ई है ये प्राथमिक सेल है हमारा, ये वाला सेल प्राथमिक सेल कहलाता है। तो हमें इसके आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है। तो ए बी विभवमापी का तार है, वही वापस से हम संरचना देख लेते हैं। ए बी विभवमापी का तार है और सी संचायक सेल है, आर एच परिवर्ती प्रतिरोध या रियोस्टेट है, K1 एक कुंजी है। अब जब कुंजी को लगाएंगे तो इस सेल के द्वारा इसमें धारा बहेगी और धारा बहेगी तो इस AB तार के सिरों पर विभव प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। AB तार में विभव प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। तो हम विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर लेते हैं, माना कि विभव प्रवणता का मान रो है। ये वाला जो परिपथ नजर आ रहा है ये द्वितीयक परिपथ है। इस द्वितीयक परिपथ के अंदर E सेल है, RB प्रतिरोध बॉक्स है, K2 कुंजी है और G धारा मापी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कुंजी को आउट कर देते हैं यानी कि इसको परिपथ से हटा देते हैं। तो जब परिपथ से प्रतिरोध बॉक्स हट जाएगा तो अब बचेगा सेल और अब इस सेल को हम इस तार के ऊपर संतुलित करते हैं और संतुलन की लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। तो माने कि A से B तक ले जाते जॉकी इस बिंदु पर आ गई और यहाँ पर धारा मापी में विक्षेप 0 हो गया तो संतुलन की लंबाई L1 है। तो E बराबर क्या आ जाएगा? रो L1। अब इसको समीकरण 1 दे दो। दूसरा, प्रतिरोध बॉक्स से अब हम एक ज्ञात प्रतिरोध परिपथ में जोड़ देते हैं। उसके साथ साथ फिर कुंजी K2 को भी लगा देते हैं। कुंजी K2 को लगा दिया हमने तो अब देखिएगा कि ये सेल जो है इस प्रतिरोध में से धारा को प्रवाहित करेगा और जब इसमें से धारा को प्रवाहित करेगा तो इन दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। ये प्रतिरोध के सिरे हो गए, यहाँ विभवांतर उत्पन्न हुआ। अब ये विभवांतर धारा मापी की सहायता से हम इस तार पर संतुलित कर देंगे।
तो वापस से वही प्रयोग दोहराएंगे, ए से बी की ओर जॉकी को लेकर आना है और संतुलन की लंबाई L2 याद करना है। तो फिर से हम संतुलन की लंबाई याद करते हैं और माना कि संतुलन की लंबाई L2 प्राप्त होती है। तो अब लिखेंगे हम विभवांतर V बराबर रो L2। तो E बराबर रो L1 आ गया और V बराबर आ गया रो L2। आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक कहता है R बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। E का मान रो L1 और V का मान रो L2 जब यहां रखेंगे तो रो से रो कट जाएगा और L1 अपॉन L2 प्राप्त होगा। तो R बराबर क्या हो गया, R बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। R का मान हमें ज्ञात है, प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध को जोड़ा है। L1 और L2 दोनों लंबाइयां हैं जो ज्ञात कर दी गई हैं। तो इस प्रकार से R, L1 और L2 के मान रखकर हम इस स्मॉल r की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभव मापी की सहायता से हम दो सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों की गणना कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी दिए गए सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं।